जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अरस्तु का सद्गुण सिद्धांत क्या है। अभी हमने मोटा मोटा से देख लिया है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे अरस्तु के बारे में, देख लेते हैं कि अरस्तु क्या थे। तो हमने पता है हमको कि अरस्तु क्या है, एक महान ग्रीक दार्शनिक हैं। ठीक है, कहाँ रहते थे, ग्रीक वाले एरिया में। ठीक है, तो अरस्तु क्या है, एक महान ग्रीक दार्शनिक थे। पाश्चात्य विश्व यानी कि जो पश्चिमी विश्व है का वह प्रथम व्यक्ति था जिसने नीति शास्त्र पर, तो जो नीति शास्त्र है उस पर एक पुस्तक की रचना की। तो इसीलिए जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने जो है पहली बार जो है नीति शास्त्र पर एक पुस्तक की रचना करी थी। ठीक है, अगला बिंदु क्या है, अरस्तु के जो अनुसार क्या है, मानव जो है स्वभाव के अंतर्गत, यानी मानव का जो स्वभाव है उसके अंतर्गत जो है बौद्धिक तत्व होता है। 3 तत्वों की बात की थी उन्होंने। एक तत्व कैसा है, बौद्धिक तत्व। दूसरा क्या है, क्षुधा तत्व। ठीक है, क्षुधा तत्व। और चौथा तीसरा क्या है, जीव तत्व। ठीक है, इनको जो है मानव स्वभाव के 3 अंग में इसको शामिल किया इन्होंने। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार जो है क्या है, मानव स्वभाव के अंतर्गत बौद्धिक तत्व, क्षुधा तत्व और जीव तत्व, ये तीनों अंग सम्मिलित हैं। ठीक है, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानव स्वभाव के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया इन्होंने अरस्तु के अनुसार। तो हमने देख लिया यहाँ पे 3 चीजों को उन्होंने शामिल किया है, बौद्धिक तत्व को शामिल किया है, क्षुधा तत्व को शामिल किया और जीव तत्व को। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि ये जो 3 तत्वों में है, जो तीनों तत्व हैं उनमें से बौद्धिक तत्व जो है प्रमुख है। यानी 3 तत्व जो आपके बताए उन्होंने, बौद्धिक तत्व, क्षुधा तत्व और जीव तत्व, तो उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, बौद्धिक तत्व। ठीक है, नैतिक जीवन जो है आपका, ठीक है, नैतिक जीवन जो है बुद्धि के द्वारा भावनाओं एवं क्षुधाओं के नियंत्रण में निहित है। यानी कि व्यक्ति को अगर नैतिक जीवन जीना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भावनाएं जो होती हैं और जो क्षुधाएं मतलब क्या होता है, जो जैसे किसी को भूख लगना, यानी कि जो मानव के आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, तो क्षुधा मतलब किसी को भूख लगती है तो ये प्राकृतिक है ना, उसको भूख वो तो प्राकृतिक तरीके से लगनी ही लगनी है। ठीक है, वासना है जैसे, तो वो भी प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो मानव का काम क्या है, नैतिक व्यक्ति वही होगा जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो है अपनी भावनाओं को और क्षुधाओं को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक है, अगला बिंदु क्या है, वासनाओं और भावनाओं का पूर्ण रूपेण दमन करना नैतिक दृष्टि से ना तो आवश्यक है और ना ही संभव है। तो एक इन्होंने क्या खास बात कही है, इन्होंने ये बोला है कि जो मानव की या व्यक्ति की जो वासना होती है, भावनाएं होती हैं, उस पर पूरी तरह से उस पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उसका दमन नहीं कर सकते हैं। और ये ना ही जरूरी भी है, नहीं है नैतिक दृष्टि से। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है नैतिक दृष्टि से। ठीक है, और ना ही ये संभव भी नहीं है, यानी कि पूरी तरह से आप जो है इस पे कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं, भावनाओं और वासनाओं पे। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक हैं ये। ठीक है, तो इससे पूरी तरह से संभव नहीं है कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे आगे चल करके, वो कि बताएंगे कि कितना मात्रा में करना चाहिए वासना और भावनाओं पे नियंत्रण, वो बुद्धि पे नियंत्रण करेगा। ठीक है, तो वही लिखा हो, आगे देखते हैं क्या, वासनाओं और भावनाओं पर कितना नियमन, ठीक है, ये होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, बुद्धि के द्वारा, यानी कि ठीक है, बुद्धि के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही में ये जो यह परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, यानी कि अलग अलग परिस्थिति में जो है नियम बदल जाएंगे। ठीक है, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार जो है बुद्धि जो है भावनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करेगी। ठीक है, अगला क्या है, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, यानी बौद्धिक प्राणी, जाहिर सी वह सोचता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य अन्य जीवों से अलग क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य जो है एक बौद्धिक प्राणी है, वो सोचता है, विचारशील है, उसके अंदर विचार आते हैं। ठीक है, अतः जहां तक वह बुद्धि के नियमानुसार कर्म करता है, ठीक है, यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो कार्य करता है, कर्म को मतलब कार्य होता है, ठीक है, उसे सद्गुणी पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अरस्तु के अनुसार कौन सा व्यक्ति सद्गुणी होगा, जो अपना कार्य जो है बुद्धि के अनुसार करेगा, यानी बुद्धि का उपयोग करके जो है कार्य करेगा। ठीक है,
और यहीं पर अंतर क्या है, प्लेटो ने क्या बोला था, प्लेटो ने क्या बोला था, विवेक के अनुसार, उन्होंने विवेक को महत्व दिया है। तो ये अंतर है। तो हमेशा जो है आपको अंतर भी पता होना चाहिए, दो विचारक अगर हैं तो उनमें उनके विचारों में क्या अंतर है। कभी कभी पूछ सकता है कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में अंतर बताइए, तो इससे क्या है आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अरस्तु ने जो है सद्गुणों का वर्गीकरण दो रूपों में किया। ठीक है, इन्होंने जो सद्गुण है उसके भी दो भाग किए हैं। एक तो क्या हो रहा है, बौद्धिक सद्गुण हो जाएगा। ठीक है, बौद्धिक सद्गुण हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, नैतिक सद्गुण हो जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने सद्गुण को भी जो है दो भागों में बांट दिया। कौन सा, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बौद्धिक सद्गुण क्या होता है और नैतिक सद्गुण क्या होता है। ठीक है, तो बौद्धिक सद्गुण क्या होता है, इसमें क्या होता है, मानव के लिए जो है परम शुभ है। ठीक है, नहीं, बौद्धिक सद्गुण ही होना जो है मानव का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, सबसे अच्छा। परम शुभ का मतलब सबसे अच्छा। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या बताया, जो बौद्धिक सद्गुण होता है, दो सद्गुण हो गए, एक तो बौद्धिक सद्गुण हो गया, दूसरा नैतिक सद्गुण हो गया। इन दोनों सद्गुणों में जो है मानव का जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बौद्धिक सद्गुण को प्राप्त करना। ठीक है, तो बौद्धिक सद्गुण ही क्या है, मानव के लिए परम शुभ है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार बुद्धि के द्वारा, ठीक है, वासनाओं और भावनाओं का नियमन ही क्या है, श्रेष्ठ है। इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया, बुद्धि के द्वारा दिया है। बुद्धि का हर काम करना है तो बुद्धि से करना है। भावनाओं पर, वासनाओं पर अगर नियमन करना है तो बुद्धि के अनुसार करें। ठीक है, और इसी और बुद्धि के अनुसार जो किया गया कार्य है, इन्होंने क्या बोला इसको, इसे ही नैतिक सद्गुण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नैतिक सद्गुण होता क्या है। तो नैतिक सद्गुण वो है जो बुद्धि के द्वारा जो है भावनाओं और वासनाओं का नियमन किया जाता है जिससे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया कि अरस्तु जो है उन्होंने न्याय संबंधी भी अवधारणा दी है। ठीक है, जो प्लेटो से अलग है। ठीक है, तो अब अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा क्या है, तो जो अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा प्लेटो के द्वारा स्थापित न्याय सिद्धांत से भिन्न है, यानी उससे अलग है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। अरस्तु ने क्या बोला, न्याय की जो है अवधारणा जो है विधि सम्मत दृष्टि से की है। ठीक है, न्याय क्या होगा, जो विधि सम्मत यानी विधि के अनुसार होगा वो न्याय होगा। ठीक है, इन्होंने जो है न्याय को दो रूपों में देखा। ठीक है, अरस्तु ने जो है न्याय के दो रूपों में इसको विभाजित किया। पहला क्या है, विवरणात्मक न्याय। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, तो विवरणात्मक न्याय होगा। दूसरा क्या हो गया, रेमेडियल यानी कि सुधारात्मक न्याय। जैसे किसी को कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए सजा दी जाती है, तो किस सजा इसलिए दी जाती है ताकि जो है उसमें सुधार हो, भविष्य में वो दोबारा ना ऐसा काम करे, तो उसको बोलते हैं सुधारात्मक न्याय। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको जो है कैसा, कोर्ट के माध्यम से अगर जो है ये साबित होता है कि उसने चोरी की है तो उसको जो है सजा दी जाती है, तो इस सजा को क्या बोलेंगे हम, सुधारात्मक न्याय। ठीक है, और विवरणात्मक न्याय में होता है कि कोई भी नागरिक है तो उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार जो है उसको विभिन्न पदों पे जो है स्थापित किया जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है पीसीएस की तैयारी कर रहा है और उस एग्जाम क्लियर कर लेता है, तो जो है उसके साथ कैसा न्याय हो रहा है, विवरणात्मक न्याय हो रहा है, यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद पे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी को तो आप पद नहीं दे सकते हैं सेम। ठीक है, तो उसकी क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तो ऐसे न्याय को बोलते हैं विवरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया यहाँ पर। तो वही लिखा हुआ है कि विवरणात्मक न्याय द्वारा विभिन्न नागरिकों को, ठीक है, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार पद, ठीक है, सम्मान, वेतनमान, पुरस्कार आदि प्रदान करने का विधान है, यानी कि नियम है। ठीक है, अगला क्या हो गया, सुधारात्मक न्याय। तो सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत क्या है, अनुचित कर्म यानी बुरे कर्म जो होते हैं, जो अनुचित कर्म होते हैं, कर्मों के लिए नागरिकों को दंडित करने का विधान, यानी जो उसके लिए जो है नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों तरह की न्याय की जो बात की है अवधारणा है, तो प्लेटो से कैसे अलग है उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, फिर क्या उन्होंने, अरस्तु ने क्या बताया अगला, अरस्तु के अनुसार जो है सद्गुणों से युक्त जो होता है बौद्धिक जीवन, यानी कि सद्गुण से युक्त जो बौद्धिक जीवन होता है वह कैसा होता है, आनंदप्रद, यानी कि व्यक्ति को आनंद देता है, और कल्याणकारी होता है, यानी समाज के लिए वो कल्याणकारी होता है। ठीक है, तो ये विशेष बात हो गई इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो आगे क्या है, जो अरस्तु हैं, ठीक है, उन्होंने जो है सद्गुण का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, एक सिद्धांत दिया था
जिसको बोलते हैं स्वर्णिम मध्यम का सिद्धांत। स्वर्णिम मध्यम का सिद्धांत। तो स्वर्णिम मध्यम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन। ठीक है, थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन। अब ये क्या है, अरस्तु ने क्या बोला, जैसे कोई भी जो भावना होती है या फिर वासना होती है तो उसके चरम यानी एक्सट्रीम लेवल पर उसका पालन नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उसके बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अरस्तु ने जो है सद्गुणों का निर्धारण करने के लिए स्वर्णिम मध्यम का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, यह दो अतियों मतलब चरम यानी कि एक्सट्रीम लेवल का। ठीक है, तो एक्सट्रीम के बीच का मार्ग है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, नहीं चरम यानी कि क्या होता है चरम, यानी कि दोनों की बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, यानी कि मध्यम मार्ग को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अरस्तु के अनुसार सद्गुण का अर्थ वासनाओं, ठीक है, का अत्यधिक दमन या उत्पीड़न नहीं है। ठीक है, बल्कि उनका बुद्धि के द्वारा जो है युक्ति पूर्वक नियमन करना है, यानी कि बुद्धि के अनुसार आप डिसाइड करें और परिस्थिति के अनुसार आप डिसाइड करें कि कितना ज़्यादा जो है भावनाओं पर, वासनाओं पर आपको कंट्रोल या फिर दमन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, अरस्तु जो है मध्यम मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ नैतिक मार्ग या फिर नैतिक जीवन मानते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि अरस्तु का मध्यम मार्ग क्या है, तो इसमें आप जरूर लिखेंगे सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, और साथ में लिखेंगे जो अरस्तु ने जो बताया कि सर्वश्रेष्ठ नैतिक जीवन कौन सा होता है, जो मध्यम मार्ग को फॉलो करके जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे जो है सद्गुण आचरण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको नैतिक जीवन को जीना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सद्गुण आचरण करना पड़ेगा। ठीक है, अब सद्गुण आचरण को हम समझ सकते हैं कि सद्गुण आचरण कैसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सद्गुण आचरण किसे कहेंगे। मान लो आत्मनियंत्रण है, मान लो आत्मनियंत्रण एक सद्गुण है। ठीक है, आत्मनियंत्रण क्या है कि सद्गुण। सद्गुण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वर्च्यू, अच्छा गुण, यानी जो सभी गुणों में से सबसे अच्छा हो उसको बोलेंगे सद्गुण। तो इनके अनुसार जो कुछ गुण हैं वो सद्गुण होते हैं। ठीक है, हमें अन्य गुणों की अपेक्षा उनको वरीयता देनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं सद्गुण एक जैसे आत्मनियंत्रण हो गया, तो आत्मनियंत्रण एक सद्गुण है और यह क्या करता है, इच्छाओं के दमन तथा अत्यंत वासनापूर्ण जीवन के बीच का मार्ग है। यानी कि बोलते नहीं है कि आप कोई भी काम करो तो कंट्रोल से करो, ज़्यादा खाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी और खाना बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर उचित मात्रा में खाना व्यक्ति खाए, यानी कि आत्मनियंत्रित करके खाना खाए या फिर कंट्रोल करके व्यक्ति खाना खाए, तो वो व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा होगा। तो यही बात उन्होंने की, यानी कि आत्मनियंत्रण क्या हो गया, एक सद्गुण हो गया ना। ठीक है, ये आत्मनियंत्रण क्या है, वासना और यानी अत्यंत वासना और इच्छाओं के दमन के बीच का रास्ता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगर इसको एग्जाम्पल से समझे हम देखते हैं ऐसे आत्मनियंत्रण के बाद, तो मान लो ये हो गया तुम्हारी वासना हो गई, यानी कि अत्यंत वासना। ठीक है, अति वासना, और ये हो गया दमन हो गया वासनाओं का। ठीक है, वासना का दमन, तो इसके बीच का रास्ता है यानी आत्मनियंत्रण। ठीक है, ये हो गया आपका आत्मनियंत्रण। तो इन्होंने क्या बोला है कि ना तो ज़्यादा दमन करना चाहिए बहुत ज़्यादा, और ना ही वासना के प्रति बिल्कुल उसके अधीन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, साहस अत्यधिक कैसा होता है, निष्ठुरता तथा डरपोकपन के बीच का मार्ग है। तो साहस भी एक क्या है, सद्गुण है। साहस क्या है, एक आपका सद्गुण है। तो साहस किसके किसके बीच का है, कोई व्यक्ति अगर है मान लो तो ये डरपोक अगर हो गया अगर, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, निष्ठुर, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कठोर है वो। ठीक है, तो इसके बीच का रास्ता क्या हो जाता है, ये हो जाएगा सद्गुण। ठीक है, ये हो गया सद्गुण हो गया। तो ये क्या साहस है, मतलब साहस क्या हो गया, साहस एक सद्गुण हो गया। ठीक है, ये किसके बीच का है, निष्ठुरता और डरपोक के बीच का जो है मार्ग है। ठीक है, यही बताया। अतः सद्गुण क्या है, एक मध्यम मार्ग है। अब अगर आपसे पूछे सद्गुण क्या है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं अरस्तु के अनुसार सद्गुण एक मध्यम मार्ग है। ठीक है, जिसे विकसित करना एक सरल कार्य नहीं है। हमने पहले ही बताया था कि आपको कि जो सद्गुण होता है वो आसानी से विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आसान कार्य नहीं है ये। ठीक है, और आगे हमने बताई दिया कि परिभाषा बताई दी थी कि सद्गुण, अतः सद्गुण का अर्थ है सही समय पर उचित उद्देश्य व प्रेरणा के साथ तथा उचित सीमा तक। ठीक है, तथा उचित सीमा तक उचित व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही क्या कहलाएगा, आपका सद्गुण कहलाएगा।
ठीक है। तो ये रहा, आज हमने देख लिया कि जो है अरस्तु का जो है नैतिक दर्शन कैसा था। ठीक है, अरस्तु के हमने नैतिक दर्शन को यहाँ पे देखा है मुख्य रूप से। अगर आपका परीक्षा हॉल में कोई भी क्वेश्चन आता है इससे संबंधित तो आप अब उसको लिखने में सक्षम हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कोई आपको कुछ समझ ना आया, फिर कुछ भी आपको बताना है, कुछ हमसे कम्युनिकेट करना है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।